हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज शशांक मिश्रा हियर। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है प्रियम्बल। जब हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में प्लस मेंस में प्रियम्बल में से एक आध क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले मैं आपको पूरा प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, उसके बाद में प्रीलिम्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस प्रियम्बल रिलेटेड पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस कहा जाता है। तो प्रीफेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर कोई किताब आपने पढ़ी हो, स्टोरी किताब मान लेते हैं, तो क्या होगा कि प्रीफेस के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा होगा कि ये कैरेक्टर हैं, उनके बीच में ये रिलेशन है और वो सब कुछ काम कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो प्रीफेस के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल कुछ इस तरीके से जब भी हम सर्च करेंगे या कहीं भी देखेंगे तो प्रियम्बल इस टाइप का हमें दिखता है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है इट वाज मोटिवेटेड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव प्रियम्बल एंड आवर preamble is basically based on objective resolution which was moved by Pandit Nehru and adopted by our Constituent Assembly। तो आपको ये होगा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? तो ये असेंबली बेसिकली बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए। और हमारा प्रियम्बल एक टाइम अमेंड हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और उसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। शॉर्ट फॉर्म इसका आप याद रख सकते हैं, एसएसआई। और ये मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। ये वर्ड क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा प्रियम्बल। आई वुड रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू टू प्लीज मेमोराइज दिस प्रियम्बल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक एसेंस पार्ट है। अगर हमें अपना पॉलिटी जानना है तो सबसे पहले हमें हमारा प्रियम्बल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice of socio-economic, political, liberty of thought expression, faith, belief, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। ये जो लास्ट लाइन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार पीएससी एग्जाम्स में और यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो डेट प्रियम्बल में मेंशन है वो आप अच्छे से याद रखिए, वो है 26/11/1949। और हमने क्या किया, हमने खुद ने एनेक्ट किया, हम खुद ही उसको अपना रहे हैं और हम खुद ही अपने आप को यानी सिटीजन्स अपने आप को दे रहे हैं यह कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। तो अब 4 पॉइंट इसमें निकल के आते हैं कि इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो द प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो भी अथॉरिटी है वो पीपल में वेस्टेड है। ओके, फिर नेचर कैसा है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन स्टेट का, तो कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ये सभी वर्ड्स एक एक वर्ड्स में से एक एक प्रीलिक का क्वेश्चन या एक मेन का क्वेश्चन बन सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स। हम इससे सबसे अचीव क्या करना चाहते हैं, तो हम इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड द डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन इज रिटन एज November 26, 1949। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। तो सबसे पहला वर्ड आता है सोवरेन। जब भी कभी हम लोग न्यूज़ में या वगैरह वगैरह देखते हैं तो हम कहते हैं
कि हमारा जो नेशन है उसकी कुछ फॉरेन पॉलिसी है, किसी स्टेट के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम किसी को पूछने जाते हैं नहीं ना। तो यही सोवरेन का मीनिंग है कि नाइदर वी आर डिपेंडेंट नॉर वी आर डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, देयर इज नो एनी अथॉरिटी अबाउट इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर। हम अपने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो भी कुछ मैटर है वो हम अपने आप से सोल्व करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स राज था। तो ब्रिटिशर्स हमेशा डोमिनेंट स्टेटस की बात करते थे कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट हुआ, ये प्रियम्बल में लिखा गया है कि वी आर सोवरेन, नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जब भी वर्ड आए तो आप सोसाइटी को मद्देनजर रख के चलिएगा। ठीक है, सोशलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट, ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स के द्वारा सब किया जाएगा, और कम्युनिस्ट जैसे चाइना है, स्टेट डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट होगा, कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, ये हर चीज में स्टेट का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होता है। वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, दैट होल्ड्स अ फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी where both public and private sectors coexist side by side. As the Supreme Court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. यानी इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा डीआरडीओ हो गया, स्पेस हो गया, या कोल सेक्टर हो गया, फिर सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे हम लोग फ्री फ्रूट ग्रेन्स गरीब लोगों में देती है सरकार। ओके, फिर हो गया फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी। ये सब क्या है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है कि कई सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं है उनको हमने प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया है। और जैसे डीआरडीओ, कोल सेक्टर, ये भी अब जैसे 100% अब तो ये भी सर ने कर दिया इन्वेस्टमेंट इसका, और इसमें भी 100% इन्वेस्टमेंट आ गया है। पर जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं उनको सरकार अपने पास रखती है, और वो पब्लिक सेक्टर होता है, और साइड बाय साइड प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेंट होता है। वेयरएज इन चाइना इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक मीन्स इन एवरीथिंग देयर विल बी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट इज सेक्युलर। ओके, नाउ we have a positive concept of secularism. Sorry, we have a positive concept of secularism. Secularism mainly denotes with the religion. Okay, we have positive concept. All religion in our country have the same status and support from the state. We have the concept of सर्व धर्म संभाव, यानी सभी जो धर्म हैं वो सभी इक्वल हैं, और स्टेट अपने आप को पूरी तरीके से रिलीजन से पार्टीशन नहीं करता है। यूएस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि स्टेट और रिलीजन दोनों का कंप्लीट आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वेयरएज इन इंडिया स्टेट किसी को स्पॉन्सर नहीं करेगा, पर उसको स्ट्रेंथन करने में और सपोर्ट सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डेमोक्रेसी। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल्स खुद ही अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि वो यूज करते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। पहले मैं आपको इन सब का मीनिंग समझा देता हूं। देखिए, कभी कोई सरकार लॉ लेके आई, तो जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि पीपल सब इकट्ठे होकर के वोट करेंगे, रेफरेंडम करेंगे कि भैया ये लॉ सही नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया आपका रेफरेंडम। फिर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में भी यही होता है कि पब्लिक कुछ इनिशिएटिव लेके आ रही है और वो सरकार सपोर्ट करेगी। रिकॉल, कोई अगर पॉलिसी पब्लिक को अच्छी नहीं लग रही है तो पब्लिक उसे रिकॉल करवा लेगी, यानी उसको कैंसिल करवा देगी। और प्लेबिसाइड भी वन टाइप ऑफ रेफरेंडम होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज
वी हैव अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स सिटीजन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कभी भी, आपने ये नहीं देखा होगा कि जैसे कोई लॉ आया तो हम लोग लॉ बना रहे हैं, नहीं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे पीएम साहब हैं, ये सब मिलकर के एक लॉ ड्राफ्ट करते हैं, उसको प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं और फिर वो बिल से लॉ हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। जैसे यूके में है, यूएस में है, वैसे ही हमारे पास भी डेमोक्रेसी है, पर वो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कोई एक पार्टी नहीं है, जैसे चाइना के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, वैसा नहीं है। इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स सिटीजन। कल सुबह अगर मिनिस्टर कुछ भी करते हैं तो आगे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इज रिपब्लिक। रिपब्लिक, मोनार्की एंड रिपब्लिक, देयर आर डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होगा, एक राजा होगा और राजा जो कहेगा वो ही लॉ हो जाएगा। रिपब्लिक में ऐसा नहीं है, रिपब्लिक में लॉ इज गिवन एटमोस्ट प्रायोरिटी, यानी लॉ को सबको फॉलो करना है। द टर्म रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो रिपब्लिक में कोई भी इंसान हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है। ठीक है, यहां कोई इंडिया में ऐसा आपके ऊपर बड़जबरी नहीं है कि इसी सेक्शन से या इसी क्लास का हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, पर मोनार्की में क्या होता है कि एक हेरिडिटी मोनार्की होती है कि पापा राजा थे, उनके बाद में उनका बेटा भी राजा बनेगा, पर रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस ऑफ 3 types, 3 distinct forms of justice, that is social, economic and political, which are secured through various provisions of fundamental rights and directive principles of state policy. And these ideals of justice, socio-economic, political, are taken from Russian Revolution, USSR. Okay, so when we will dealing with various topics in our subsequent class, then we will understand that fundamental right, okay, fundamental right promotes political democracy, okay, and DPSP promotes socio and economic democracy. So when you come across directive principles, there will be written the state shall make such provisions so and so for this section of people. So these are included in directive principle. And when we come in fundamental rights, there we have written that the state shall make such arrangements. So the next topic that comes is liberty. So we have restricted form of liberty, यानी आपके मन में जो भी आए वो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। एक लॉ के दायरे में रह करके आप अपने पूरे राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी हर चीज में आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। ये सरकार आपको लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, जैसे कि आपको जॉब दिया जाएगा, आपको अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा, कि जिससे आपका ऑल ओवर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। तो हमारे यहाँ कितने टाइप के लिबर्टी हमको मिलती है, तो हमारे पास है लिबर्टी ऑफ थॉट, हम अच्छा सोच सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। जैसे प्रेस है, इसके पास ये सबसे बड़ा राइट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सरकार को क्रिटिसाइज करना, फेयर क्रिटिसिज्म प्रेस कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर बिलीफ, आप किसी भी गॉड में, किसी भी रिलीजन में, और आपको अगर कोई रिलीजन नहीं फॉलो करना है, एस्थेटिक रहना है, तो भी आप रह सकते हैं। आपका किसी भी में भी फेथ होना, वर्शिप होना, ये सारी आपको लिबर्टीज थ्रू फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, और ये हैं एनफोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायोलेशन। से फॉर एग्जाम्पल, कोई एक रिलीजन है, वो एक टेम्पल बनाना चाहता है, पर वहाँ के स्टेट ने अननेसेसरी उन पर कुछ बर्डन डाला और वहाँ टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं होने दिया, या कुछ भी कोई इश्यू आया,
तो ये लोगों का ये फंडामेंटल राइट है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कराने के लिए। ठीक है, लिबर्टी प्रोवाइडेड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। यानी हमारे पास अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं है। एक लॉ के दायरे में रह करके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को समझ करके हमारे पास लिबर्टी है। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पर मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया था, तो उसने हमारा क्या किया, हमसे हमारी लिबर्टी ले ली थी। ठीक है, जो हम घूमने फिरने की जो हमारे पास आज़ादी थी वो ले ली थी, वो इसी राइट के तहत लिया गया था। जब हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको पूरा सब क्लियर करा दूंगा कि ये क्या होता है। अभी खाली आप प्रीफेस पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पूरे का पूरा रिवॉल्यूशन ही इन तीन चीजों पर हुआ था। देन नेक्स्ट कम्स इज इक्वालिटी, यानी हम सब समान हैं। ओके, इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। यहां से यूपीएससी का प्रीलिम क्वेश्चन बना था। आपको यह लगेगा कि ये क्या है, पर इसमें से भी यूपीएससी प्रीलिम क्वेश्चन बनाती है। टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोवाइड adequate opportunities for all individuals without any discrimination, equality of status plus opportunity। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। जैसे अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर गवर्नर है या हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको तो कुछ अलग, मिनिस्टर्स हो गए, इनको तो कुछ अलग टाइप का प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, तो जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये सब जो हैं ये हाईली सोफिस्टिकेटेड आदमी होते हैं और इनका हमारे स्टेट के लिए होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इन लोगों को सब ये चीज प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, पर नॉर्मल सोसाइटी में जैसे राय बहादुर हो गए या कोई और डिजिग्नेशन हो गया या कोई महाराजा हो गए, ये सब अब नहीं रहेगा। ठीक है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नॉर्मल जनता के लिए नहीं दिया जाएगा और हमको स्टेट एडुकेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड का, यानी काफी सारी संभावनाएं होंगी कि आप पढ़ सकें, आप लिख सकें। ठीक है, फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक आईएएस का लड़का ही एक आईएएस बनेगा, कोई भी आईएएस बन सकता है, प्रोवाइडेड कि जो एज, क्वालिफिकेशन जो भी वगैरह लिखा है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। सो नेक्स्ट इज फेटर्निटी। फेटर्निटी का सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो उसका मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी हम सब भाई भाई हैं। एंड इट अस्योर्स टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो द नेक्स्ट थिंग कम्स, दैट इज various cases. In Berubari Union case, the Supreme Court stated that preamble is not part of the Constitution. ठीक है, तो ये बेरूबेरी इश्यू क्या था, तो ये आइलैंड्स बांग्लादेश के आइलैंड्स थे जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ये डिसाइड हुआ था कि इनको हमें पाकिस्तान को दे देना है, पर कोई कारणों नहीं दे सके। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 के तहत पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि क्या प्रीएम्बल से हम अथॉरिटी डिराइव कर करके ये यूनियंस एक्सचेंज कर सकते हैं, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी की वजह से हमें विथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने ये कॉन्क्लेव्स एक्सचेंज किए थे। ठीक है, फिर बाद में इन केशवानंदन भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट rejected its earlier opinion and held that preamble is a part of the constitution। ये केशवानंदन भारती केस हमारे लिए एक लैंडमार्क केस है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें 13 जजेस बैठे थे और हर एक पहलू पर बहुत अच्छे से इन लोगों ने अपना जजमेंट सुनाया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले जजमेंट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसलिए इन्होंने अपने प्रीवियस जजमेंट को कैंसिल करके केशवानंदन भारती केस में प्रीएम्बल को पार्ट माना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट, प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर
nor a prohibition upon the power of legislature, and it is non-justiciable. That is, provisions are not enforceable in the court of law. ठीक है, तो अब ये जानते हैं हम, इसका ये सबसे अच्छा पॉइंट है और इसी में सारा प्रियम्बल का क्रक्स छुपा है, ये कि प्रियम्बल ना तो कोई के लिए सोर्स ऑफ पावर है। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि स्टेट ने ये कोई लॉ अमेंड कर दिया तो उसका पावर उसने प्रियम्बल में से लिया था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ये कोई प्रोहिबिशन है पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, और ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये बहुत ही एक मेन पॉइंट है। आगे जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि प्रियम्बल के अंदर डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट दोनों का पावर है, यानी दोनों का चीज उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, और जो डीपीएसपी है इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो थे, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था तो उसमें गवर्नर को ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आपको जब आप लॉ कोई बना रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वही सारी चीज़ें डीपीएसपीज में दी गई हैं। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको बहुत अच्छे से पता था कि हमारी उस टाइम पर इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या थी। तो इसीलिए उन्होंने डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिबल रखा है। डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिबल। क्यों? क्योंकि जब भी स्टेट के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे तब वो इन सब को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डीपीएसपी का कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि आप जब भी कोई लॉ बना रहे हैं तो डीपीएसपी को कंसीडर करके ही वो लॉ बनाइए। ठीक है, द नेक्स्ट इज अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। यस, जैसे हमने देखा कि बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट the preamble was once amended, okay, but without damaging or destroying the basic structure. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसी चीजें जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेन बनाती है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, ऑफिशियल ऑफिसेस हो गए जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर साहब हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, ये सभी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं भी वेल डिफाइंड है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये काफी सारे पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन कम्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, दैट इज 26/11/1949 and 26/1/1950. So when we gone through our this lecture, at last I have said that please remember this date. So the date mentioned in our preamble, it is 26th November 1949. Okay, but the constitution, whole constitution came into being on 26 January 1950 when we became republic. Okay, why? Because on that day 26/1/1930, Mr. Jawaharlal Nehru moved the in Lahore session moved the resolution of Purna Swaraj on the banks of river Ravi. Means that India would be a sovereign, democratic and republic country, okay, without any interference from the Western powers or the Britishers. So to commemorate that day and to remember that day, we have adopted our constitution on 26th January 1950 and we became republic. Okay, now now comes our question section. These are questions which I will be dealing. These are asked in the UPSC prelim examination. Okay, so let's discuss.
In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? मैंने आपको लिबर्टी के टाइम पर बताया था, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेनररी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो तभी मैंने कहा था कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होता है, ठीक है, लिबर्टी का मीनिंग। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी आपको हर जगह रोक टोक सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी, आपके पास लिबर्टी है, ठीक है। ये सही हो सकता था, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, पर वी हैव रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ लिबर्टी, आपके मन में आएगा वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वन ऑफ द इंडियन provided in preamble and fundamental right, preamble and the directive principles of state policy, the fundamental right and directive principle of state policy, and none of above. So we have to deal with economic justice. So when I taught you, so I said that जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, सोशियो प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डीपीएसपी प्रमोट करते हैं, और ये तो हमारे प्रियम्बल में भी दी गई है। तो ये दोनों चीज हमें बी ऑप्शन में मिल जाती हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। तो हमने भाई प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल में से तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पर डीपीएसपी में ये चीज जरूर दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो वो हमारी ड्यूटी है, यानी सिटीजन्स की जो अपने राष्ट्र के प्रति जो भी ड्यूटीज हैं उसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं। और नाइन्थ शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आया था, इस पे से भी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा था कि किसके टाइम पर आया था। सो दिस वॉज विथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वॉज बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following objective is not imbibed in the preamble of the Constitution of India? अब अच्छे से, इसीलिए मैंने कहा था कि आप अच्छे से प्रियम्बल को एक बार पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा तो लिबर्टी ऑफ थॉट था, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी ऐसा कुछ था नहीं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन था एंड बिलीफ था। तो मैंने जब आपसे कहा था तो कहा था कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, इतने टाइप की हमें लिबर्टी मिलती है। तो हमारे पास कौन सा नहीं है, तो कि इकोनॉमिक लिबर्टी, वी डू नॉट हैव इकोनॉमिक लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटी। ये सभी हो सकते थे, पर ये एक एक पॉइंट है, ये कोई पूरा प्रीफेज नहीं बनता है। सभी चीजों का कुछ ना कुछ सार वो प्रियम्बल में मेंशन्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। सो होप कि आप सबको मजा आया होगा। तो चलिए क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अपना प्रियम्बल। ऑथोरिटी हम लोग अपने पीपल से डिराइव करते हैं, यानी पीपल ही हमारे यहाँ सर्वज्ञ है, पीपल एटमोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हम सोवरेन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेक्युलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं और हम रिपब्लिक हैं, यानी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और उसे वहाँ भेजेंगे। फिर जस्टिस हम लोगों के पास कितने टाइप के थे, तो के 3 टाइप के, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशियो इकोनॉमिक वो है डीपीएससी प्रमोट कर देगा, और जो पॉलिटिकल है वो फंडामेंटल राइट्स थ्रू प्रमोट होगा, ठीक है। लिबर्टी ऑफ हमारे पास कौन सी लिबर्टी है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है। एक्सप्रेशन में मैंने आपको आर्टिकल 19 प्रेस का फ्रीडम बताया था, और जो हम लोग व्हाट्सअप, मीडिया, एफबी, ट्विटर, यहाँ जो भी पोस्ट करते हैं, वो जो हमारी लिबर्टी है वो भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों को मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये 4 टाइप की लिबर्टी हो गई। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कोई किसी से ऊपर नहीं होगा, सब समान है, और सबके अंदर हम लोग प्रमोट क्या करेंगे, भाईचारे की भावना, यानी फ्रेटर्निटी। और
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हमारा देश एक रहेगा, ठीक है। और डेट सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहता हूं सबसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इज 26/11/1949। हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। और बाकी सब आप अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।